नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, चूँकि एग्ज़ाम में अब आपके काफ़ी कम दिन शेष है, हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर देख रहे थे। और करंट अफेयर में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग घटनासार जो मैगज़ीन है, इससे जो है हम लोग यहाँ पे आपको टोटल जो है पूरे 1 साल का जो टॉप करंट अफेयर बन सकता है, चाहे वो राजनीतिक परिदृश्य हो या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो या आर्थिक परिदृश्य हो या खेल से रिलेटेड हो या पुरस्कार से, सारा कुछ यहाँ से हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये 5 वीडियो में आपको कवर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग घटना चक्र, काफ़ी अच्छी मैगजीन है और इसका प्रिंट भी हमको अच्छा मिल गया। तो घटना चक्र से हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। इसमें जो है लेक्चर नंबर फर्स्ट इसका जो है राष्ट्रीय परिदृश्य जो है एक ही वीडियो में आपको कवर किया गया है। उसके अलावा सेकेंड यहाँ पे हम लोग दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख रहे थे और इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका सेलेक्ट किए थे। तो पिछले क्लास में ही हम डिस्कस किए थे कि जो भी अब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जहाँ से बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने के चांस सबसे अधिक है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप गए हों, वही टॉपिक अब हम देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आए। आपका टाइम जो है अच्छा उपयोगी हो, हमारा टारगेट यही है, और आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आएँ। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कल हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, और इसमें जो रैंकिंग वगैरह आता है कि किस सेक्टर में जो है कौन रैंक जो है किसको मिला है, यहाँ से जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में देखिए तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की ही बात क्या करें, आप कोई भी एग्जाम देखें, यूपीएससी देने जाएंगे या बीपीएससी देने जाएंगे, कोई भी एग्जाम दे, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। ये काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक है। इसके अलावा इसमें हम लोग पुरस्कार वगैरह, जो भी महत्वपूर्ण जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा कुछ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। एक पार्ट इसका हो चुका है, आज इसका हम लोग दूसरा पार्ट इसमें देख लेंगे, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आगे जितना भी इंपॉर्टेंट इस मैगजीन में है, जो आपके एग्जाम में आएंगे, सारा कुछ यहाँ पे करा देंगे। और इसके अलावा एक आपके लिए एक समरी जो है, बिल्कुल जो है कम समय में आपके लिए एक वीडियो जो है जल्द ही आपके लिए आएगा, उसको भी आप जरूर देख लेंगे। इसके अलावा इस चैनल पे आप सभी को पता ही है कि हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज कर रहे थे, और इसमें जो है 20 प्लस टेस्ट यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। तो जो लोग देखे हैं बहुत अच्छा बात है, वो एक बार रिवीजन उसका कर सकते हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, और करंट अफेयर का भी लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूपी के लिए बात करूँ तो यूपी स्पेशल एक मैप कराया गया है, जाके उसे जरूर देख लेंगे। उस मैप से देखेंगे आपके एग्जाम में जो है कम से कम आप देखेंगे 4-5 नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैप वाला जरूर आप वीडियो जाके देख लेंगे। जब हम लोग ट्रेंड एनालिसिस कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि करंट अफेयर से 30 से 35 क्वेश्चन आपको आते हैं, और इस बार भी आएंगे। इसलिए इसको जो है हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे, नहीं तो यही आपको एग्जामिनेशन से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग देख रहे थे, उसमें कुछ जो है उसका पार्ट सेकंड हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक बात और, वीडियो को जो है आप लोग, मेरा पर्सनली सजेशन है, आप लोग 1.5 या 1.25 कर लें और उसके बाद इसको देखें, ताकि आप जो है कम समय में सारे कुछ जो है सारा कुछ कंप्लीट करें। क्योंकि हम जो है थोड़ा सा डिटेल में ही बताते हैं, बाकी जितना ज़रूरत का चीज़ है उतना ही आप डिस्कस किया जाएगा आपका। लेकिन हमारा टारगेट होता है कि एग्जामिनर अगर यदि कैसा भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बना दे तो आप जो है सॉल्व करने की स्थिति में रहें, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में भी इसको देख लेते हैं। चलिए, पहला यहाँ पे दिख रहा है आपको रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। ठीक है, ये 2008 में जो है आपको प्रकाशित किया जा रहा है, 2008 से, 2008 में पहली बार किया गया था, और 2022 का भी प्रकाशित हो चुका है। ये कौन सा इसका है, 13वां संस्करण है। ठीक है, और इस सूचकांक में देखा जाता है आपको 8 कारक जो है फैक्टर होते हैं, कुछ संकेतक होते हैं, और इन्हीं के आधार पर जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकाला जाता है। देखिए, अब की बार जो है 26 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है जारी किया गया। तो पहला बात याद रखेंगे, कौन जारी करता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इसी के द्वारा जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसमें जो है 140 देश के कानून शासन के आधार पर जो है मूल्यांकन किया जाता है, तो वहाँ पे जो है शासन कैसा चल रहा है। तो बस पहला पॉइंट याद रखना है आपको, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में जहाँ भी स्टार मार्क कर दूँ बिल्कुल समझिए, वो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा ये जारी किया जाता है। सूचकांक में देखेंगे तो शीर्ष स्थान जो है, यहाँ पे भी आपको 1 नंबर पे जो है डेनमार्क दिख रहा है। इसको कुल स्कोर देखिए 0.90। ठीक है, तो डेनमार्क दिख रहा है, 2022 में भी यही है और 2021 में भी डेनमार्क ही था। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में नंबर 1 कौन है, डेनमार्क। याद करेंगे, एक बार करें और सर्वश्रेष्ठ करें। ठीक है, तो एक बार ही सुने, एक बार देखें। अब टाइम आपके पास अधिक है नहीं, वैसे लेक्चर सभी के लिए है जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या यूपी
पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई भी एग्जाम, करेंट अफेयर देखिए, अब करेंट अफेयर तो नहीं बदल जाएगा ना आपके लिए, टॉपिक नहीं बदल जाएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनेशन में बदल सकता है, टॉपिक आपके लिए वही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर का जो है आप लोग जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, आपसे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है, कि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ये लेक्चर जरूर पहुंचा दें, क्योंकि मैं अनुभव किया हूँ कि काफ़ी बच्चे जो हैं पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, आर्थिक जो है हालात अच्छे नहीं होने की वजह से उनको अच्छा कंटेंट मिल नहीं पाता है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि बहुत अधिक पैसा पे करके वो कंटेंट जो है परचेज करें। तो मेरा टारगेट ये चैनल बनाने का यही था कि जो भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हो या कहीं भी जो रहता हो, जिसके पास केवल एक मोबाइल और नेट जिसके पास उपलब्ध है, और आजकल जो है मिनिमम एक घर में तो एक मोबाइल होता ही है, ठीक है, तो यदि है ऐसा तो वो बच्चा जो है अब आपको क्वालिटी कंटेंट से वंचित नहीं रहे। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं बताया हूँ कि फर्स्ट वीक में ही आपके लिए बिल्कुल फ्रेश बैच यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। तो वो बैच जो है सारे लोग जो भी फ्रेशर्स हैं, जो यूपी जैसे यूपी पीएससी जो है 2024 देने वाले हैं, ठीक है, या यूपी एससी जो है 2024 देने वाले हैं, या बीपीएससी अभी 69 देने वाले हैं, जो भी है वो बच्चे जो है सारे लोग जो है उनके लिए ध्यान में रख के वहाँ पे बनाया जाएगा। इस लेक्चर को आप लोग से रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक लोग शेयर करें, बाकी आपका जो है यही एक कर्तव्य है यहाँ पे कि सारे बच्चों में ये लेक्चर जो है पहुँचा दें। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे ये सूचकांक, ठीक है, तो वर्ल्ड जस्टिस जो है प्रोजेक्ट ये जारी करता है, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं आपको, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022, नंबर 1 कौन पे है, तो डेनमार्क ही है, ठीक है, तो डेनमार्क नंबर 1 पे है और 2021 में भी नंबर 1 पे रहा था। दूसरे पे कौन है, नॉर्वे, यही पहले भी रहा था, और फिनलैंड, यानी लगातार ये लोग रिपीट किए हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अगर आखिरी पैदान पे देखेंगे यहाँ पे, तो वेनेजुएला, जो वेनेजुएला है आपको 140वें स्थान पे है, अफगानिस्तान 138, कंबोडिया 139। इसको एक नज़र में ध्यान रखेंगे, देखिए पहला और आखिरी ध्यान में रहना चाहिए, टॉप 3 भी ध्यान में रहना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, ये रिपोर्ट जो है कब से जारी किया जाता है, ठीक है, तो ये रिपोर्ट हम लोग देखे 2008 से जारी किया जाता है, इसका कौन सा संस्करण है, 13वां है, ठीक है। ये कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी करता है। इसमें बोलेगा कि इसमें डेनमार्क नंबर 1 है, ठीक है, आपको बताएगा कि इसमें आखिरी में जो है आपको वेनेजुएला है। अब ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, अब बताया जाएगा, नीचे दिया जाएगा, बताइए जो कूट का जो है सही उत्तर, कूट के हेल्प से जो चयन कीजिए, केवल एक, 1 2 3, 2 3 4, तो इसी को हम लोग अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन होता क्या है जनरली, यदि आप डेप्थ जानकारी रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हम लोग सारे जो है तरह से तैयार रहेंगे यहाँ पे। चलिए, तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो है आपको डेनमार्क जो है नंबर 1 हो गया, ठीक है, और ये पिछली साल भी था, इस साल भी है, नॉर्वे और फिनलैंड, तीनों का नाम याद रखेंगे, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। और आखिरी 3 का देखेंगे तो अफगानिस्तान हो गया, कंबोडिया और वेनेजुएला, ठीक है, इतना बात आप याद रखेंगे। यदि एशिया में बात करेंगे, ठीक है, तो एशिया में देखिए नेपाल का रैंक जो है 69 है, श्रीलंका कितने पे है, 78 पे है, और भारत 77 पे है। अब देखिए, एक क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसा बना दिया गया था, ठीक है, ऑप्शन में ऐसे कर दिया गया था कि भारत का रैंक जो है, जैसे यहाँ पे इसी को मैं देख अगर बनाऊँ तो स्टेटमेंट वहाँ पे दिया था कि भारत का रैंक नेपाल और श्रीलंका से पीछे है। अब देखिए, ये स्टेटमेंट यदि आप जानते रहेंगे तो आप बिल्कुल कंफर्म करेंगे कि हाँ बिल्कुल भारत का रैंक के पीछे ही था, एक स्टेटमेंट में ऐसे करके दे दिया था क्वेश्चन, पिछले साल का ही यूपीएससी के पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप हर एक एंगल से तैयार रहें, ठीक है। देखिए, तो याद रखेंगे, भारत से अच्छे पोजीशन में कौन है एशिया में, नेपाल है और श्रीलंका है, ठीक है। चलिए, भारत का रैंक कितना है इसमें, 77 है, याद रखेंगे भारत का रैंक कितना है, 77 है। अगला देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक है ये 2022, भूख सूचकांक का सृजन जो है 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान, यानी आपका इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा किया गया था। हालांकि वर्ष 2018 में जो है वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन स्वयं को अलग करने का निर्णय लिया, और तब ये सूचकांक जो है बेल्ट हंगर हिल्फ और कंसर्न जो है वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है, 2018 से इनको ये प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है। और वैश्विक जो है भूख सूचकांक में 4 संकेतक मेनली देखा जाता है, ठीक है, अल्प पोषण देखा जाता है, बाल दुबलापन देखा जाता है, बाल जो है ठीकनापन, और बाल मृत्यु दर, ये सब चारों पैमाना के देख के उसके बाद ये निकाला जाता है, ठीक है। वैश्विक भूख सूचकांक में 100 आधार बिंदुओं को पैमाना पर तैयार किया जाता है, जिसको 0 मिलेगा इसमें सबसे अच्छा स्कोर माना जाएगा, 100 जिसको मिलेगा सबसे इसमें बुरा स्कोर माना जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या स्थिति है।
ठीक है, सबसे खराब स्कोर जो है किसको मिला है, सबसे अच्छा स्कोर किसको मिला है। एक इसमें यहाँ पे कैटेगरी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये लो है, मॉडरेट, सीरियस, ये अलार्मिंग है। यानी ये स्कोर जो है अगर मिल रहा है तो अलार्मिंग कंडीशन है। यदि किसी देश को 35 से 49.9 के बीच में ये भयावह स्थिति है, 50 से अधिक है तो भूखमरी है, चरम भयावह भूखमरी है वहाँ पे, ऐसा इसका मानना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। देखिए, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प, नाम याद रखेंगे, इन्हीं के द्वारा जारी किया गया 2022 में वैश्विक भूख सूचकांक 2022। यह सूचकांक जो है इसका 17वां जो वार्षिक संस्करण था, कौन सा था, 17वां। देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग 1.5 करके वीडियो को सुन लेंगे। इतना में आप कंफर्टेबल यदि महसूस कर रहे हैं, सुन लेंगे, आपका टाइम बचेगा, ठीक है, आप ज़्यादा रिवीजन और सब्जेक्ट का कर सकते हैं। इस सूचकांक का जो है 17वां संस्करण है, ठीक है, बात याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है बात आप याद रखेंगे इसमें, वैश्विक जो है भूख सूचकांक 2022 के अनुसार वैश्विक जो है जीआई स्कोर 18.2 है। ये वैश्विक है, जो भूख के मध्यम जो है प्रवृत्ति को दर्शाता है। मैंने पूरे ओवरऑल अगर हम ग्लोबली देखें तो 18.2 जो है यहाँ पे स्कोर मिला है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे थे 18.2 में जो है रेंज में, मॉडरेट के रेंज में आता है। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो 2022 में विश्व में दक्षिणी एशियाई में भूखमरी का स्तर सर्वाधिक था, जो दक्षिणी एशियाई देश है। इसके बाद देखें तो अफ्रीका, साउथ ऑफ सहारा, ठीक है। तो ये आपको रिपोर्ट है, ये ओवरऑल मोटा मोटा रिपोर्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। 2021 में देखेंगे तो वैश्विक स्तर पे मात्र एक देश था जो सोमालिया, इसको 50.8 मिला था। यानी वहाँ पे चरम जो है भयावह भुखमरी है, सोमालिया की स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है। और ये जो है रिपोर्ट हद तक जो है बिल्कुल सही, आप मान सकते हैं, वहाँ पे स्थिति ऐसी थी। तो ये 2021 का रिपोर्ट था। 2022 में देखें तो कोई भी देश इस श्रेणी में शामिल नहीं है, यानी जो भयावह वाली स्थिति है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन, वहाँ कोई शामिल नहीं है। 5 देश का नाम देख लें, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चांड, कांगो, आपको मध्य अफ्रीकी गणराज्य में देखेंगे चांड हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर, यमन भुखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। ये 2022 का रिपोर्ट है, इन लोग का नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चांड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर और यमन, और भुखमरी के क्या कर रहे हैं, ये लोग भयानक स्थिति का सामना कर रहे हैं। 4 देशों का नाम देख लें, ये आपका बुरुंडी है, सोमालिया है, दक्षिणी सूडान और सीरिया। ये अंतिम रूप से भुखमरी के भयावह स्थिति में वर्गीकृत किए हैं गए हैं। ये सब आप बात ध्यान रखेंगे। 2022 का रिपोर्ट क्या बताता है कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अल्प पोषण की दर जो है सबसे ज़्यादा है, अल्प पोषण है, वहाँ पे लोगों को मिल नहीं पा रहा है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है ठीकनापन कि यमन में सबसे अधिक जो है, सर्वाधिक शिकार यमन में है। अब स्टेटमेंट यदि सीधे दे दे भुखमरी का रिपोर्ट में आपको कि 5 वर्ष से कम जो है बच्चे जो है स्टंटिंग, ठीकनापन का शिकार सबसे अधिक कहाँ है, तो आपको यमन में है, ठीक है। 5 वर्ष से कम आयु को देखें, दुबलेपन के सबसे ज़्यादा शिकार कहाँ पे है, तो ये मामला कहाँ पे है, भारत में है। भारत में जो है सबसे अधिक दुबलेपन के शिकार है 5 वर्ष से कम बालक, ठीक है। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु की दर जो है सबसे अधिक कहाँ है, सोमालिया में है, ठीक है, 11.5% दिया है। सोमालिया में सबसे अधिक जो है मृत्यु होता है। ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। ये जो आपको रिपोर्ट जारी किया गया 1 से 21 देशों में गणना करके जो है रैंक इनको दिया गया। और वैश्विक भूख सूचकांक 2022 की बात करें अगर हम लोग, तो 17 देश इसमें ऐसे शामिल थे जिनका जीआई स्कोर 5 से कम है। अब 5 से कम है तो स्थिति अच्छा माना जाएगा, ठीक है, 0 हो तो बहुत अच्छा है, 0 हो तो अच्छा है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए थे, ठीक है, कि कितना स्कोर मिले तो बेहतर माना जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए इसमें ब्रिक्स देशों की स्थिति में देखेंगे यहाँ पर, तो भारत ब्रिक्स में ही आ जाता है। भारत का रैंक क्या है, 107 है। देखिए भारत के स्कोर कितना मिला है, 29.1, ठीक है। तो भारत का आप याद रखेंगे, चाइना का भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको जो है लेस देन 5 मिला है, 1 से 17 जो है समूह में शामिल है, ठीक है। अंतिम की अगर बात करेंगे, भारत का रैंक जरूर याद रखेंगे 107। इसके अलावा अंतिम 5 देश की बात करें यहाँ पे देखें तो यमन, यमन को देखिए सबसे ज़्यादा स्कोर मिला है, जितना ज़्यादा स्कोर मिला उतना ही खराब स्थिति है वहाँ पे। तो यमन का जो सबसे खराब हालत है इसमें, ठीक है। इसके हम लोग अभी देखे भी थे, ये चांड हो गया, आपको कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, मेडागास्कर हो गया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये जो है भूख से सबसे ज़्यादा जो है भूखमरी के शिकार है। तो भूख सूचकांक में जो है सबसे खराब स्थिति किसका है, यमन का है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2022 में भारत की रैंक कितना है, 1 से 21 देशों में अभी हम लोग देखे थे 107 रैंक है भारत को, ठीक है।
भारत का स्कोर ये भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, कितना रैंक मिले तो कौन सी स्थिति में आता है। बस इतना बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्यूएसएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। अब ये जो है यूनिवर्सिटी के लिए रैंकिंग जारी की जाती है, देखते हैं। इस रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी क्यूएसएस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2009 से वार्षिक आधार पर इसका प्रकाशन किया जा रहा है, तो 2009 से स्टार्ट है। ये रैंकिंग जो है प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालय को प्रकाश डालती है। अब देखिए, 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 जारी किया। तो किसके द्वारा जारी किया गया? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी की गई। ठीक है, 8 नवंबर 2022 को देखेंगे तो क्यूएसएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। ठीक है, दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए इसमें देख लेते हैं किसको जो है क्या रैंक मिला है। ये रैंकिंग का 15वां संस्करण था। ठीक है, 60 से 60 संस्थानों को इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय चीन के, ठीक है, एशिया के जो है शीर्ष 3 विश्वविद्यालय देख ले इस रैंकिंग में। तो एशिया में सबसे 1 नंबर पे कौन है? ये पेकिंग विश्वविद्यालय है। कहाँ का? चीन का है। इसको टोटल 100 स्कोर मिला है। ठीक है, तो 1 नंबर पे जो है सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन है आपको? एशिया का पेकिंग। दूसरे पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और तीसरे पे शिंगुआ विश्वविद्यालय, चीन का ही है। तो दूसरा नंबर वाला ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर का ही है, नाम में ही सिंगापुर है। तो पेकिंग और शिंगुआ दोनों कहाँ का है? चीन का है। आगे देखते हैं, 2023 में जो रैंकिंग जारी हुआ 118 भारतीय विश्वविद्यालय को भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन शामिल हुआ, नाम देख लें। ये भारत में तो रैंक 1 है इसका, लेकिन ओवरऑल रैंक क्या है? एशिया में 40 है, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो बॉम्बे जो है भारत में प्रथम है, लेकिन एशिया में 40 है, यानी सबसे टॉप पे बॉम्बे ही है। फिर 46 पे आईआईटी दिल्ली है, 52 पे आपका आईआईटी नहीं है, आईआईसी बंगलोर है। ठीक है, और खैर आईआईटी ही एक तरह का है, बट आईआईसी इसको बेंगलोर इसका नाम है। और 53 पे जो है आपको ये हो गया आपको आईआईटी मद्रास, और 61 पे आईआईटी खड़गपुर जो पश्चिम बंगाल में है, और 66 पे आपका आईआईटी कानपुर, और 85 पे दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है यहाँ पे भारत के टॉप हम लोग 7 देख रहे हैं। पहला आईआईटी बॉम्बे है, फिर आईआईटी दिल्ली है, आईआईसी बेंगलोर है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर और दिल्ली। इसको एक नज़र में इसको याद रखेंगे। ठीक है, हो सकता है कहीं पूछ दे कि इनमें जो है किसको शामिल किया गया। अगला देखिए, टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग। ये वैश्विक विश्वविद्यालय का रैंकिंग देखते हैं, जो टाइम्स द्वारा जो है टाइम्स वैश्विक विद्यालय रैंकिंग में जो है ये किसके द्वारा? ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन, इसी के द्वारा एक वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। कुछ इसके संकेतक आधार होते हैं। और 12 अक्टूबर जो है 2022 को, अभी हम लोग देख रहे थे एशिया वाला, अब ये क्या देख रहे हैं हम लोग? देखिए अभी जो हम लोग देख रहे थे, बिल्कुल दोनों को यहाँ पे मिक्स नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे चूंकि क्यूएसएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग देख रहे थे, एशिया में देख रहे थे, तो एशिया में हम लोग देखे थे चाइना का यूनिवर्सिटी जो है आपको नंबर 1 पे था। ठीक है, पेकिंग विश्वविद्यालय और फिर सिंगुआ था दोनों। अब देखिए नेक्स्ट अपना हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भारत के विश्वविद्यालय देख लिए थे। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय का रैंकिंग है, ये पूरे विश्व का विश्वविद्यालय इसमें जो है शामिल किया जाएगा। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ध्यान रखेंगे, ये 2022 में टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग जो है जारी की। तो कौन जारी कर रहा है? टाइम्स हायर एजुकेशन। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो रैंकिंग में 104 देश को शामिल किया गया है और 1799 विश्वविद्यालय को रैंकिंग दिया गया है। अब देखते हैं इसमें जो है रैंकिंग में किसको क्या मिला है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं आपको टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग। अब क्वेश्चन में सीधे मेंशन करेगा, तभी हम लोग इस रिपोर्ट को वहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखें, 19 वर्षों के इतिहास में शामिल विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा संस्करण था। ठीक है, चूंकि बहुत इसमें अधिक देशों को शामिल किया गया है। और इसमें देखेंगे तो ओवरऑल जो है सर्वाधिक 177 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है टोटल। ठीक है, 177 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए हैं। इसमें देखेंगे तो जापान के जो है 117, यूके के 103, चीन के जो है 95 विश्वविद्यालय और भारत के जो है 75 विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम के जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है यही प्रथम स्थान पे है। तो वैश्विक जो है ये टाइम्स हायर का रिपोर्ट में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को क्या मिला है? प्रथम स्थान मिला है। ऑक्सफोर्ड पहले पे हो गया। ठीक है, ऑक्सफोर्ड को लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान मिला है। चीन का जो है शिंगुआ विश्वविद्यालय, इसको 16वां रैंक मिला है और एशिया का सर्वश्रेष्ठ है। याद रखेंगे इसको, एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शिंगुआ विश्वविद्यालय है। ओवरऑल इसका रैंकिंग है 16वां। नंबर 1 कौन है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, ये 7वीं बार नंबर 1 पे आया है। कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय जो है टॉप 200 में स्थान जो है नहीं बना सकी है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे।
शीर्ष 300 विश्वविद्यालय की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो 300 में मात्र एक संस्थान है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, यानी आईआईएससी जो है बेंगलोर वाले की बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो टॉप जो है याद रखें आप, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, और एशिया का एक ही है, सिंगुआ है 16 पे, 200 में तो कोई है नहीं भारत का, 300 में एक है, भारतीय विज्ञान संस्थान। अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस है। ये है नोबेल पुरस्कार 2022। अभी जितने भी 2-4 महीने में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश जो है आविष्कारक एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। ये तो इसके संस्थापक हो गए। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में उल्लेखनीय उनकी इच्छा को पूर्ण करने हेतु 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब ये नोबेल फाउंडेशन जो है ये आपको पुरस्कार देने की काम करती है, और ये किस किस सेक्टर में देती है भी बात याद रखने। पहला भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस किस सेक्टर में दिया जाता है? तो जो भी भौतिकी के सेक्टर में जो है बहुत अच्छा काम किया होगा उसको दिया जाएगा, रसायन के सेक्टर में यानी केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, चिकित्सा हो गया, और साहित्य हो गया आपका, और शांति, इस सेक्टर में जो है नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रदान किया जा रहा है। तो 1901 से जो है देना शुरू किया गया है। किसके स्मृति में? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब होती है? 1968 में। तो देखिए अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सब जो है याद रखेंगे, भौतिकी हो गया, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शुरू में इनमें दिया जाता था, शांति में, बाद में जो है 1968 में जो है अर्थशास्त्र के सेक्टर में भी दिया गया, और 1969 में अर्थशास्त्र में भी नोबेल देना शुरू कर दिया गया। तो इतना सारा जो है बेसिक कहानी याद रखिएगा। बाकी देखिए स्मरणीय तथ्य जो है इसमें क्या है, 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा 2022 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। अब देखें 3 अर्थशास्त्रियों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के सेक्टर में, नाम याद रखेंगे। ठीक है, पहला देखिए कौन है, बेन एस आपको बर्नाके, बेन एस बर्नाके हैं। दूसरा है डगलस डब्ल्यू डायमंड, तीसरा फिलिप एच डायवगी। तो ये 3 लोग हैं जिनको आपको किसमें दिया गया है? अर्थशास्त्र के सेक्टर में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहले बेन एस बर्नाके हैं, ठीक है, ये द बर्किलिंस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी यूएसए के हैं। डगलस डब्ल्यू डायमंड अब कहाँ से है, बिलोंग करते हैं, इतना बात आप याद रखें, यूएसए के हैं ये लोग दोनों, तीनों लोग ही यूएसए के हैं। ठीक है, तीनों लोग का नाम याद रखेंगे, सीधे ऑप्शन में आपको नाम दिखेगा, ऑप्शन में जैसे दिखेगा आपको नाम याद होगा, आपको आंसर चमकने लगेगा। एक फिलिप है, ठीक है, फिलिप एच डायविग। ठीक है, फिलिप याद रखें, देखिए डगलस याद रखें, और बेन, नाम बड़े बड़े हैं तो आप बेन करके याद रखें, बेन डगलस फिलिप। ठीक है, बेन डगलस फिलिप को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया, किसको? बेन डगलस फिलिप को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए नोबेल शांति पुरस्कार देख लेते हैं 2022, ये किसको दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार? 7 अक्टूबर 2022 को ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और देखें तो नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का नाम देख लें यहाँ पे 2022 का। पहला आपको है एलेस वियालित्स्की, एलेस वियालित्स्की। दूसरा है आपको मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो ये जो है यहाँ पे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो एक एलेस वियालित्स्की, ये बेलारूस के मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, इनको दिया गया है, एक नाम याद रखेंगे। ये क्या दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, उससे पहले हम लोग अर्थशास्त्र के सेक्टर में देख रहे थे, तो पहला इनका नाम याद रखेंगे, एलेस वियालित्स्की, बेलारूस की मानव अधिकार कार्यकर्ता है। ठीक है, और इनको पुरस्कार दिया गया। दूसरा देखेंगे तो मेमोरियल जो है एक मानव अधिकार संगठन है, इसको भी दिया गया है। ये क्या है? मानव अधिकार एक संगठन है। ठीक है, इसको दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे 3 को दिया गया था, ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, यहाँ पे तीसरा याद रखेंगे, यूक्रेन में मानवाधिकार और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007 की में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये तीनों को जो है आपको नोबेल में शांति पुरस्कार दिया गया है। एक हो गया सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, एक हो गया मेमोरियल, और एक हो गया एलेस वियालित्स्की। ठीक है, तीनों नाम याद रखेंगे। आगे देखिए साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2022, 6 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो है घोषणा किया गया। और इसमें देखेंगे तो 2022 में देखें आप
तो 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका, नाम क्या है, एनी अर्नो। एनी अर्नो को जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है 2022 का। किनको? एनी अर्नो को। कहाँ की है? फ्रांस की है, याद रखेंगे। और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली जो है फ्रांसीसी महिला है, जबकि समग्र जो है 17वीं महिला है। ठीक है, तो बस याद रखेंगे, चूंकि पहली फ्रांसीसी महिला है जो नोबेल पाने वाली है। नाम क्या है इनकी? एनी आर्नो। ठीक है, और इनको जो है लिटरेचर में दिया गया है नोबेल, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला है? एनी आर्नो को। एनी आर्नो नाम याद रखेंगे। और इनका उपन्यास था आपको लेज आर्मोरीज वीडियोज। ठीक है, तो इसी के लिए इसको इनको दिया गया है। लेज जो है आर्मोरीज वीडियोज के लिए इनको दिया गया है, ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, इनका और भी कुछ उपन्यास है यहाँ पे दिया है, मैन्स प्लेस, ए वुमेन स्टोरी, द ईयर से सब कुछ। रसायन वाला देख लेते हैं, रसायन विज्ञान में जो है किसको नोबेल दिया गया है। अच्छा, तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए, चूंकि इसमें बहुत सारा पुरस्कार है, तो कोई जो है एक दूसरे से यहाँ पे हो सकता है कि मिसप्लेस जो हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि नोबेल जो है आया कि किसके जो है याद में नोबेल बनाया गया, तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में जो है नोबेल बनाया गया है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखें कि किस किस सेक्टर में दिया जाता है, तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और बाद में अर्थशास्त्र भी इसमें 1968 में ऐड कर दिया गया। इसके बाद हम लोग देखें सबसे पहले यहाँ पे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया था। हमने बताया था बेन डगलस फिलिप, नाम याद रखेंगे, पूरा बड़ा बड़ा इन लोग का नाम है। तो बेन डगलस फिलिप को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया पहला। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखे थे आपको नोबेल शांति पुरस्कार, शांति में जो हम लोग देखे थे, तो यहाँ पे 3 जो है शांति पुरस्कार में दिया गया था। पहला ये मानव अधिकार कार्यकर्ता थी बेलारूस की, नाम था एलिस बेलेतिस्की, इनको दिया गया था। दूसरा आपको मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। ठीक है, ये संगठन थे। इसके बाद हम लोग साहित्य के क्षेत्र में देखें, तो साहित्य के क्षेत्र में देखें एनी आर्नो, ये फ्रांसीसी थी और इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रसायन के सेक्टर में जो है किनको किनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार, यानी नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की बात करें यहाँ पे, तो 3 लोगों का नाम है, याद रखेंगे 2022 का। पहला है कैरोलिन आर बर्टोजी, ये अमेरिका के भी हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। मोर्टन मिल्डन यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क से हैं। और के बैरी शार्पलेस, ये भी अमेरिका के स्क्रिप्स रिसर्च से हैं ये। तो तीनों लोगों को क्या दिया गया है यहाँ पे? केमिस्ट्री में नोबेल दिया गया है 2022 का। नाम क्या है? कैरोलिन, मोर्टेन, के बैरी। ठीक है, नाम याद रखेंगे, कैरोलिन, मोर्टेन, के बैरी। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, जैसे भी कोई आपको लॉजिक यदि याद है तो आप इसको याद कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद रखना, और जो पहली बार याद कर रहा होगा उसको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कै है सबसे पहले, फिर क्या है, मो है, और फिर क्या है, के है। ठीक है, तो कैमो के, केमिस्ट्री में कैमो के को दिया गया है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। बाकी कोई भी आपके दिमाग में अगर कोई भी ट्रिक आइडिया आता है तो उसे याद कर लें। कैमो को दिया गया है, और ऑप्शन में देखेंगे कैमो के से कौन सा इसमें दिख रहा है। तो कैरलिन हो गया, मॉर्टेन और के बेरी। चलिए केमिस्ट्री वाले हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसी में एक बात याद रखेंगे, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2 बार जीतने वाले जो है दूसरे वैज्ञानिक हैं, कौन है ये? इनका नाम ऊपर लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेडरिक सेंगर, यूके के रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2 बार जो है जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो फ्रेडरिक जो है यहाँ पे सेंगर, ठीक है, ये 2 बार हैं जीतने वाले। 2 बार कब कब जीते हैं ये भी आपको लिखा हुआ है, 58 और 80 में जीते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भौतिक विज्ञान का देख लेते हैं 2022 का। ठीक है, तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा ये भी दिया गया। और इसमें देखेंगे तो 3 वैज्ञानिकों को दिया है भौतिकी के क्षेत्र में आपको नोबेल। पहला है एलेन एलेन एस्पेक्ट, एलेन एस्पेक्ट फ्रांस से। जॉन एफ क्लाजर आपको अमेरिका से। एंटोन जिलिंगर, ये ऑस्ट्रेलिया से, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे 3 लोगों को दिया गया है, एलेन, जॉन, एंटोन को। ठीक है, नाम याद रखेंगे, एलेन, जॉन, एंटोन, या जॉन, एलेन, एंटोन, जैसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो एलेन, जॉन, एंटोन को जो दिया गया है किस सेक्टर में? अब देखिए एग्जाम में जाने से पहले ऐसे ऐसे जो डिफिकल्ट थोड़ा सा है टर्म, जैसे बहुत सारे लोगों को पुरस्कार दिया गया है, तो इसमें आप नाम हो सकता है याद नहीं हो आपको, तो एक बार जरूर इसको फास्ट करके देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, या चाहे तो अभी यहाँ अपना 10 मिनट जो है समय निकाल के इसको एक पेज पे कहीं अलग से लिख लें।
ठीक है, चलिए तो एलेन, जॉन आपको एंटोन हो गए। आगे देखते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे देख लिए फिजिक्स के क्षेत्र में। आगे है हम लोग चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं। तो ये भी आपको द नोबेल असेंबली एंड जो है करलिक्सा इंस्टीट्यूट द्वारा जो है ये चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल दिया गया। और इसमें देखेंगे तो इस वर्ष का पुरस्कार स्वीडन के स्वांते पाबो को प्राप्त हुआ। ठीक है, नाम याद रखेंगे, स्वांते पाबो को जो है किस सेक्टर में, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ, स्वांते पाबो। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। म्यांमार जो है FATF के ब्लैक सूची में शामिल हो गया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वैश्विक मनी जो है आपको लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पे नजर रखने वाली एक संस्था है, जो विश्व में जो है आपको मनी लॉन्ड्रिंग की बातें आती है, आतंकी को जो वित्त पोषण देता है, पैसे देने का काम करता है, इन लोग पे नजर रखती है। और 1989 के पेरिस में आयोजित एक G7 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था राष्ट्रों का, उसी में FATF का स्थापना किया गया था 1989 में। ठीक है, वर्तमान में देखेंगे तो इसमें जो है टोटल 39 सदस्य हैं। इसमें 2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल है। इंडोनेशिया FATF का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है ये। भारतवर्ष 2010 में जो है FATF का सदस्य देश भारत भी बना था, तो भारत भी FATF का सदस्य याद रखेंगे। 24 फरवरी 2023 को FATF ने रूस की सदस्य को निलंबित कर दिया है, तो रूस को इससे निकाल दिया गया। बाकी इसमें वर्तमान में 39 सदस्य हैं, आप बात ध्यान रखेंगे। अब देखें यहाँ पे फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF का पूर्ण बैठक संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो सिंगापुर के KT राजा कुमार के द्वारा किया गया। और इसी बैठक में म्यांमार को FATF के ब्लैक सूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो म्यांमार के अतिरिक्त कौन कौन है इसमें, ईरान और डेमोक्रेटिक आपका पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया ब्लैक सूची में पहले से ही शामिल है। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे। ब्लैक सूची में कौन कौन शामिल है, ईरान हो गया नंबर 1। ठीक है, दूसरा कौन हो गया आपका, ईरान के बाद उत्तर कोरिया, और अभी हम लोग देखें ही। ठीक है, अभी कौन सा शामिल हुआ है हाल फिलहाल, ठीक है, तो म्यांमार हो गया। तो एक म्यांमार याद रखें नया शामिल किया गया, 2 ईरान हो गया और उत्तर कोरिया, इन तीनों को जो है ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। ब्लैक सूची में आधिकारिक रूप से हाई रिस्क जो है आपको जर्सी डिक्सन सब्जेक्ट टू कॉल ऑफ एक्शन के नाम से इसे जाना जाता है। जबकि इसमें आगे देखेंगे आप तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है मोजाम्बिक और तंजानिया FATF के जो है ग्रे सूची में शामिल है। जबकि देखेंगे पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे सूची से अब बाहर कर दिया गया है। ये लोग भी पहले ग्रे सूची में थे, अब इनको बाहर कर दिया गया। तो इतना सारा बात याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ब्लैक लिस्टेड जो है किसको किसको किया गया है, तो यहाँ पे उत्तर कोरिया था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसमें क्या देखे थे, उत्तर कोरिया के अलावा यहाँ पे ईरान और म्यांमार। ठीक है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट बाहर कर दिया गया है, ये भी बात आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बाकी इसमें जो है ग्रे सूची में कौन कौन शामिल है इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है कहीं। मोजाम्बिक है लोकतांत्रिक गणराज्य जो है, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य आपको दिख गया, मोजाम्बिक दिख गया, तंजानिया, ये सबको ग्रे सूची में शामिल किया गया। आगे देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। ग्लोबल जो है इनोवेशन इंडेक्स देखते हैं, ये प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक। इस सूचकांक का प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड जो है इंटेलेक्चुअल आपको प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक का प्रकाशन जो है द पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट की भागीदारी से किया गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें स्थिति क्या रहा। इसमें देखा जाता है आपको कि कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज, ब्राजीलियन नेशनल आपको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये जितने भी हैं आपको, ये इसकी सहयोगी भूमिका इनमें निभाई है, ये जो है सूचकांक निकालने में। तो बस ये सब बात आपको याद नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य बात यहाँ से याद रखेंगे, जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसका कौन सा संस्करण है, 15वां संस्करण है। ये 29 सितंबर 2022 को प्रकाशित किया गया। नवाचार संचालित समृद्धि भविष्य क्या है, इसका शीर्षक था। अब इसमें देखते हैं हम लोग, तो 2022 में जो है विश्व के कुल 132 अर्थव्यवस्था को नवाचार प्रदर्शन के माप कर उनको रैंकिंग दिया गया। स्विट्जरलैंड लगातार जो है 12वें वर्ष विश्व में सबसे जो है नवाचार अर्थव्यवस्था माना गया, तो स्विट्जरलैंड इसमें शीर्ष पे रहा। ठीक है, याद रखेंगे। चीन को जो है इसमें 11वां स्थान प्राप्त हुआ। शीर्ष जो है 30 देशों में शामिल एकमात्र जो है मध्यम आय वाला अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे नवाचार की बात करें 2022 का, तो नंबर 1 कौन है यहाँ पे आपका, स्विट्जरलैंड है। नंबर 1 जो है स्विट्जरलैंड है, और ये नवाचार में काफ़ी दिनों से नंबर 1 पे आ रहा है।
लगातार 12वां वर्ष स्विट्जरलैंड ही रहा, पिछले वर्ष यही था। दूसरे नंबर पे देखेंगे तो कौन है आपको, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे पे स्वीडन है, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम और पांचवें पे नीदरलैंड। टॉप 3 ध्यान में रखेंगे, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और कनाडा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये नवाचार में जो है टॉप 3 में है, सबसे अच्छा प्रदर्शन इन्हीं का है। इसके अलावा देखेंगे भारत की क्या स्थिति है इसमें, तो 2022 में भारत को इसमें 36.6 स्कोर दिया गया। अब भारत की रैंक नवाचार में कितनी है, 40वीं है। 2021 में कितना था, 46वां था। ठीक है, तो देखेंगे तो 46वां से 40वां थोड़ा सा इंप्रूव किया है। ठीक है, तो भारत का रैंक कितना है, 40 है। तुर्की 37वां स्थान, भारत 40वां स्थान है। पहली बार सूचकांक में शीर्ष 40 में ये लोग शामिल हुए हैं। चलिए, तो ये तो हो गया कि शीर्ष में कौन है, भारत की पोजीशन क्या है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो इंडोनेशिया को यहाँ पे देखें तो इंडोनेशिया जो है 75वां स्थान पे है, उज्बेकिस्तान 82वां पे है और पाकिस्तान 87वां पे है। पाकिस्तान वगैरह का भी नाम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पाकिस्तान 87 पे है, भारत इसमें 40 पे है। चलिए, विश्व के जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, वर्ष 2022 में टोक्यो जो है योकोहामा विश्व के शीर्ष वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी हब है, ये बताया गया है इसमें। विश्व के शीर्ष जो है 100 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहर हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। चलिए, इतना बात याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे नवाचार सूचकांक, विश्व वैश्विक नवाचार। ठीक है, ये प्रतिवर्ष जारी होता है, द पोर्टलोस इंस्टीट्यूट की भागीदारी से जारी किया जाता है। ये 15वां इसका संस्करण था। इसका शीर्षक था नवाचार आपको संचालित समृद्धि भविष्य क्या है। नवाचार में देखें तो शानदार जो है प्रदर्शन करते हुए स्विट्जरलैंड लगातार 12वां बार नंबर 1 पे रहा है। फिर आपको अमेरिका, स्वीडन वगैरह है। भारत का रैंक जो है 40 है। ये सब हम लोग देख लिए। चलिए आगे है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ध्यान देंगे तो ये सूचकांक जो है आपको लंदन स्थित इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित काटेवा जो है एग्री साइंस द्वारा जो है प्रायोजित किया जाता है। ये देखेंगे तो 2022 में सबसे पहली बार जारी किया गया था और इसमें 4 प्रमुख इसका स्तंभ होता है, इसी के आधार पर ये जारी किया जाता है। ठीक है, फूड एफोर्डेबिलिटी यानी खाद्य समर्थ, खाद्य उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा, स्थिरता, अनुकूलन, इन सब को जो है ध्यान में रखते हुए इन्हीं आधारों पे आपको रैंक दिया जाता है। ये इसका 11वां संस्करण था, 113 देश को इसमें शामिल किया गया था। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देखते हैं सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किसका है, फिनलैंड का है, फिर है आयरलैंड और फिर है नॉर्वे। ठीक है, तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो है फिनलैंड है, आयरलैंड है और नॉर्वे है। ठीक है, बाकी एक जो है आपके लिए वीडियो, ये जितना सूचकांक है मैं एक ही जगह आपको एक वीडियो में आपको रिपीट करा दूंगा। ठीक है, तो आपको जो है एक वीडियो में ये सारा मैं कोशिश करूंगा कि एक ही जगह जो है सारा सूचकांक आपको, ये काफ़ी शॉर्ट जो है फॉर्म में, अभी थोड़ा हम लोग डिटेल में जा रहे हैं, आपको एक वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है 1 या 2 देखने को मिल सकते हैं। देखिए, तो हम लोग देख रहे थे, अच्छा तो इसमें हम लोग देख लिए टॉप 3 देख लिए। सबसे नंबर 1 कौन पे है, फिनलैंड है, इसके बाद आयरलैंड, नॉर्वे। भारत की स्थिति क्या है इसमें, तो भारत जो है इसमें 68वां पोजीशन पे है। ठीक है, याद रखेंगे, इसमें 58.9 इसको स्कोर मिला है। ठीक है, अगर एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखेंगे भारत का 14वां रैंक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखें कि भारत का स्कोर इसमें जो है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र की है। ओवरऑल रैंकिंग जो है भारत का याद रखेंगे 2021 में जो है भारत जो है 71वां पोजीशन पे था, अभी कितना पे है, 68वां पे है। ठीक है, तो अभी कितना पे है, 68वां पे है, याद रखेंगे GFSI में। ठीक है, आपको वैश्विक खाद्य सूचकांक में, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में नंबर 1 पे कौन है, फिनलैंड है, फिर आयरलैंड है, भारत का पोजीशन क्या है, 68 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, 3 भारतीय शहर इसमें शामिल किए गए हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 3 भारतीय शहर शामिल किए गए हैं, देखते हैं। तो ये जो यूनेस्को आपको ग्लोबल लर्निंग जो है सिटीज की बात करें तो यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लाइन लर्निंग और संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा संगठनात्मक निकाय है जिसका वैश्विक अधिशेष जो है जीवन पर्यंत अधिगम है। EYL हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें स्थिति क्या रहा है। विश्व भर में इसमें देखेंगे तो 76 देशों को 294 इसमें शहर को शामिल किया गया है, जो एक दूसरे के बीच प्रेरणा और विशेषता और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए साझा करते हैं। तो वैसे शहर को इसमें शामिल किया जाता है जो एक दूसरे के बीच प्रेरणा का काम करे। ठीक है,
उसका कुछ विशेषता हो और सर्वोत्तम प्रथा हो उसका कुछ। तो ऐसे भारत का 3 शहर शामिल है, देखते हैं कौन कौन है। देखिए 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल जो है नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी शामिल किया गया। 44 देश के 77 जो है शहर इसमें शामिल किया गया। इन 77 में 3 भारतीय शहर का नाम याद रखेंगे। 3 शहर कौन है आपका? केरल का है नीलाम्बूर, केरल का नीलाम्बूर है। केरल का ही है आपको त्रिशूर, और तेलंगाना का वारंगल। तीनों नाम याद रखेंगे। तो केरल के इसमें आपको 2 शहर दिख रहे हैं, एक कौन दिख रहा है? त्रिशूर, और एक कौन दिख रहा है? नीलाम्बूर। ठीक है, त्रिशूल और नीलाम्बूर, और आपको वारंगल दिख रहा है तेलंगाना का। बस ये नाम आप याद रखेंगे। चलिए, इनमें इसको शामिल किया गया है। त्रिशूर के बारे में अगर देखें तो ये शहर जो है केरल का सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी लोकप्रिय है। यहाँ पे आपको आभूषण उद्योग, विशेष रूप से स्वर्ण के लिए भी जाना जाता है। नीलाम्बूर के बारे में अगर देखें हम लोग तो ये यहाँ पे सागौन का स्थल, यहाँ पे लैंड ऑफ टीक के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के केरल राज्य स्थित एक पारिस्थितिक पर्यटक जो है गंतव्य स्थल भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वारंगल ये तेलंगाना का एक शहर है। अब अगला रिपोर्ट है आपके लिए वैश्विक जो है लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022। पहली बार जो है 2006 में ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था। 4 आयाम, 4 डायमेंशन के आधार पे जो है ये आपको बताया जाता है लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। ये 4 डायमेंशन आपको दिया गया है, एक नज़र में देख ले, बाकी याद करने की जरूरत है नहीं। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, ये चारों पैमानों के आधार पर आपको क्या निकाला जाता है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। अब देखिए 16वीं रिपोर्ट थी ये, 2022 में रिपोर्ट जारी की गई फिर से 13 जुलाई को। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जो है आपको कब जारी की गई है? 13 जुलाई 2022 को। इस रिपोर्ट में 146 देश टोटल जो है उनका तुलना करके और रिपोर्ट तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जो है 2022 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर, पूरा वैश्विक है, वैश्विक कितना है? 68.1 है। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें हम लोग इसमें, तो पूर्ण लैंगिक समानता की प्राप्ति कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है। ठीक है, तो फुल जेंडर जो है यहाँ पे पार्टी की बात की जाए तो कोई ऐसा देश नहीं मिला है जो पूर्ण रूप से लैंगिक समानता की बात करता है, या वहाँ पे ऐसा है। हालांकि सूचकांक में शीर्ष देश में देखेंगे तो आइसलैंड न्यूनतम जो है 90% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त किया है। तो लैंगिक आपको भेदभाव होता है स्त्री पुरुष के बीच, उसी के लिए आपको बताया जा रहा है। तो आइसलैंड जो है इसमें पूरी तरह से तो नहीं, पूर्ण नहीं है, लेकिन 90% तक इसमें जो है आपको समाप्त करने में सफलता हासिल किया आइसलैंड। ठीक है, लैंगिक अंतराल समाप्त करने में उत्तरी अमेरिका विश्व में सबसे अग्रणी क्षेत्र है। ठीक है, तो आइसलैंड का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइसलैंड लगातार जो है 13वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया। तो आइसलैंड देखिए स्कोर इसको 0.908 मिला है। अब यदि 100% हो जाता तो बोलते हैं हम लोग 100% वहाँ पे क्या है, ये लैंगिक अंतराल सूचकांक में जो है अच्छा काम किया है। तो बस नाम याद रखें, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ठीक है, अब भारत का इसमें जो है स्थिति क्या है? सबसे खराब अगर स्थिति की बात करें लैंगिक समानता वाले मामले में, तो ये लैंगिक समानता का मतलब सिंपल सा यही हुआ कि पुरुष और जो है महिलाओं में भेदभाव जो है कम हो, जहाँ सबसे कम हो, और भेदभाव ना हो तो सबसे अच्छी बेहतर बात है। तो इसी क्रम में अफगानिस्तान की स्थिति सबसे खराब है, वहाँ सबसे अधिक भेदभाव है। और आपको पता ही है कि इन सब देशों में जो है यहाँ पे स्त्रियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे कंडीशनली जो है वो रहती हैं। ठीक है, हिजाब पहनना या बहुत सारी काम जो है इनको करने से मना किया जाता है। तो भेदभाव यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसको जो है आखिरी रैंक दिया गया अफगानिस्तान को। फिर आपको पाकिस्तान है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये 3 लोग जो है आखिरी में है। लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब स्थिति है। सबसे अच्छा स्थिति कहाँ है? आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे का। आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ठीक है, तो लैंगिक जो है समानता की बात करें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया आइसलैंड, फिर फिनलैंड और नॉर्वे। खराब में बात करें तो सबसे खराब अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, कांगो। भारत की अगर बात करें हम लोग तो भारत को देखिए इसमें 62.9% लैंगिक अंतराल समाप्त कर दिया है भारत। तो भारत 2021 की तुलना में 5 स्थान सुधार किया है और 135वें स्थान पे है। ठीक है, भारत का पोजीशन कितना है? 135 है। याद रखेंगे 2021 में जो है भारत को 140 रैंक दिया गया है, अभी कितना दिया गया है? 135। नंबर 1 याद ही है आपको, नंबर आपको लास्ट याद ही है आइसलैंड, नंबर लास्ट जो है अफगानिस्तान। भारत का रैंक हो गया आपको 135। अगला देखिए वर्ल्ड जो है पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 का प्रकाशन जो है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग के जनसंख्या आपको प्रभाग द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में इसका किया जाता है।
तो ये नहीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है वैश्विक जनसंख्या प्रवृत्ति और भावी संभावनाओं को व्यापक विवरण जो है प्रदान करती है। देखते हैं इसका रिपोर्ट क्या करती है। ये इसका 27वां रिपोर्ट था। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 द्वारा ये जारी किया गया, प्रकाशित किया गया। 1950 से लेकर अब तक जो है 237 देश की जनसंख्या संबंधित आकलनों को इसमें प्रस्तुत किया गया है। साथ ही रिपोर्ट में जो है वर्ष 2000 आपको 2100 की जनसंख्या का अनुमान भी शामिल है कि 2100 तक अभी हम लोग कितने में है आप सभी को पता ही है। अभी हम लोग 2000 जो है आपको 23 में है, ठीक है। तो 2100 तक जो है जनसंख्या क्या हो जाएगा इसका भी एक आपको अनुमान यहाँ पे बताया गया है। 2022 में 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब अनुमानित है, ठीक है। यानी पूरे विश्व की जनसंख्या क्या अनुमान किया गया आपको 8 अरब, ठीक है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देंगे तो 2030 तक जो है अनुमान किया गया है कि हम लोग कितने हो जाएंगे 8.5 बिलियन, 2050 तक 9.7 और 2100 तक 10.4 अनुमान किया गया है, ठीक है। इसका यह अनुमान है। 2050 तक जो है वैश्विक जनसंख्या के आधे से अधिक अनुपातिक वृद्धि जिन 8 देशों की केंद्रित संभावना है। देखिए तो 2050 तक में पूरे विश्व में देखेंगे तो आधे जनसंख्या कौन शेयर करेगा, तो ये लोग देश हैं, इन लोगों का नाम थोड़ा ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। उसमें अपना एक भारत हो गया, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य इथोपिया, फिलिप्स और संयुक्त आपको गणराज्य तंजानिया, ठीक है। 1950 में वैश्विक प्रजनन दर कितना था देखें ओवरऑल, तो 1950 में जो है 5 प्रति महिला 1950 में था। अब देखिए ये घट के क्या हो गया है 2021 में 2.3 जन्म प्रति महिला हो गया है, ठीक है। तो प्रजनन दर जो है कम हुआ है लगातार, तो इसलिए यहाँ पे आप रिपोर्ट में देख रहे होंगे कि ये जो है बढ़ने का गति आपको काफ़ी स्लो दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2030 में 8.5 हो रहा है, 2050 तक जा रहे हैं तो 9.7 ही हो रहा है। और ये देख रहे हैं 2050 से यानी 50 वर्ष में जो है मात्र यहाँ पे जो है वृद्धि आपको और कम देखने को मिल रही है, यानी जो फर्टिलिटी रेट है ये दिन पर दिन कम होते जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं क्लियर कि 1950 में 5 था और ये 2.3 हो गया, ये वैश्विक है, ठीक है। 2050 तक देखिए ये घट के 2.1 हो जाएगा, ये अनुमान है इनका 2050 तक घट के कितना हो जाएगा 2.1। रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 2019 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है 72.8 वर्ष तक पहुंच गई है। ये जीवन प्रत्याशा जो है लाइफ का एक्सपेक्टेंसी लाइफ जो है कितना दिन तक रहेगा उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें। तो 2050 तक अनुमान लगाया गया कि विश्व भर में जो 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की आबादी 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों की आबादी की दोगुनी से अधिक होने के अनुमान है। अब देखिए ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश आपको पता ही है। यहाँ पे देखिए आपको 1990 की स्थिति है और ये 2022 की स्थिति है और ये 2050 का अनुमान किया गया। खैर अभी एक रिपोर्ट आया है उसमें भारत जो है चीन को जो है पीछे छोड़ के, और भारत जो है पूरे विश्व में नंबर 1 हो गया है जनसंख्या के मामले में। तो आपको पता होना चाहिए भारत जो है नंबर 1 हो गया है जनसंख्या के मामले में। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आ ही जाएगी आपको, तो आप देख भी लेंगे। तो यहाँ पे चीन की बात करें तो देखिए 1990 का स्थिति है, ये 2022 का है, ये 2050 का है। कुल जनसंख्या मिलियन में 1990 में जो है चीन ही शेयर कर रहा था, 2022 तक चीन ही, लेकिन 2050 में भारत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे भारत भारत और चीन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे स्थिति दिखाया गया है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश हैं ये, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश हैं। अब यहाँ पे जो है देखिएगा तो ये चूंकि अनुमान है 2050 वाला, बाकी जो है ये जितना भी है आपको 1990 2022 वाला ये तो वैलिड ही है। तो यहाँ पे चीन हो गया, यहाँ पे भारत हो गया दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन हो गया अमेरिका। तो सबसे अधिक पूरे विश्व में जनसंख्या कौन शेयर कर रहा है, चीन कर रहा है 2022 तक का रिपोर्ट देखे तो। लेकिन 2050 में देखेंगे तो भारत एक नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या शेयर करेगा, दूसरे पे चीन हो जाएगा, अमेरिका उस समय भी तीसरे पे रहेगा, अभी भी तीसरे पे ही है, नाइजीरिया चौथे पे हो जाएगा। बस एक नज़र में इस सब बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी जो है हालात में देखें अभी का हाल फिलहाल रिपोर्ट, तो चीन नंबर 1, भारत नंबर 2, अमेरिका नंबर 3, इंडोनेशिया नंबर 4 और पाकिस्तान नंबर 5 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखें।
अगला रिपोर्ट है आपके लिए, भारत जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में जो है चयनित हो गया है। तो यूनेस्को द्वारा जो है अपने सदस्य देशों को उनके सांस्कृतिक विरासत को प्रभावी संरक्षण हेतु उपायों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, जो भी आपको मान लीजिए सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको संरक्षित रखा जाए, इसके लिए यूनेस्को को क्या करता है, आपको मदद करता है। और ध्यान देंगे तो 5 से 7 जुलाई 2022 के मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय के पक्षकारों के महासभा में 9वां सत्र आयोजित किया गया। और इसी बैठक में देखेंगे तो भारत को वर्ष 2022 से 26 हेतु अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है। तो 2022 से 26 के लिए भारत को सदस्य चुना गया है, ये बात याद रखेंगे। यह भारत के लिए इस समिति में तीसरा कार्यकाल होगा, तो भारत इसका सदस्य रहेगा। भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में देखेंगे तो यहाँ पे यूनेस्को में मान्यता में अमूर्त जो है आपको सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में देखिए कौन कौन यहाँ पे शामिल है। तो देखिए 2008 में शामिल किया गया था रामलीला, वैदिक जो है मंत्रों उच्चार की परंपरा, कुट्टियम संस्कृति नाट्य कला, फिर रमन जो है गढ़वाल हिमालय के धार्मिक उत्सव, मुडियेटू केरल के अनवाष्टिक एक आपका रंगमंच एक नृत्य नाटक है, तो ये सब शामिल किया गया है। इसके बाद देखेंगे एक बार इस सबका नाम याद रखेंगे, कहीं आए कि मान लीजिए कि इनमें जो है किसको शामिल किया गया है, पूछा जाएगा कि भारत के अमूर्त जो है सांस्कृतिक विरासत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, तो बस याद रखेंगे रामलीला हो गया, वैदिक मंत्रोच्चार हो गया, कुटियत्तम हो गया, संस्कृत नाट्य कला, रमन हो गया, मुंडियेटू हो गया, ये केरल का भी है। नेक्स्ट आपको है कालबेलिया, राजस्थान का लोकगीत नृत्य है, छऊ नृत्य है, झारखंड उड़ीसा वगैरह में चलता है, लद्दाख के बौद्ध है जो है मंत्रोच्चार है, संकीर्तन है, मणिपुर का जो एक गायन है वहाँ का। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2021 में सबसे लेटेस्ट शामिल किसको किया गया, कोलकाता का दुर्गा पूजा को, तभी लेटेस्ट शामिल किया गया, तो इसको जरूर याद रखेंगे। इससे पहले कुंभ मेला को 2017 में, नौरोज को जो है 2016 में, योग को 2016 में, और पंजाब के जो है जडियाल गुरु के जो है ठठेरे द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए गए बर्तनों के शिल्प कला को 2014 में। ये नया वाला आप याद रखेंगे इसमें। चलिए आगे देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 ग्लोबल पीस इंडेक्स देखते हैं। ये देखेंगे तो विश्व में एक अग्रणी विचार मंच है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जो है जारी किया जाता है। देखते हैं, ये इसका 16वां संस्करण है, 15 जून 2022 को जारी किया गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, आपको ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें 163 देश को शामिल किया गया। ठीक है, और देखेंगे तो सूचकांक के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में वैश्विक शांति के स्तर 0.3% की गिरावट दर्ज की गई है, यानी पहले से जो है शांति थोड़ी सा जो है भंग हुई है, ये ग्लोबली बात किया जा रहा है। ठीक है, तो लगातार जो है अब जैसे एक देश दूसरे देश से जो है आप देख ही रहे हैं युद्ध हो रहा है, स्थिति जो है ठीक ठाक बना हुआ नहीं है, तो ये बताया है कि ग्लोबली जो है आपको 0.3% गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में भी बताया गया है आपको कि विश्व के 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में 7 यूरोप के हैं, 7 देश जो है यूरोप के हैं। इसके साथ ही यूरोप जो है विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा शांति कहाँ पे है, तो यूरोप में है, ये रिपोर्ट आपको बताती है। ठीक है, अशांत क्षेत्र जो है इस रिपोर्ट में देखेंगे तो विगत वर्ष में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, ये जो है सबसे ज़्यादा आपको विश्व में सर्वाधिक अशांत क्षेत्र जो है इसमें माना गया है। बस एक एक नज़र में ध्यान रखें। अब ये बात आप जरूर याद रखेंगे, जीपीआई के अनुसार जो है आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। देखिए आइसलैंड है, नाम ही आइस है, आइस क्या होता है, ठंडा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ के लोग शांति होते हैं मान के चलिए। ठीक है, ऐसे तो शांति में सबसे अच्छा जो है कौन है, आइसलैंड है। ओवरऑल देख रहे थे हम लोग, यूरोप जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि लगातार 5वीं बार अफगानिस्तान को विश्व का सबसे अशांत देश जो है माना गया है। तो सबसे अशांत कौन हो गया आपको, अफगानिस्तान, और सबसे शांत कौन हो गया, आइसलैंड। देखिए यहाँ पे जीपीआई का रैंक टॉप 5 में देखें तो सबसे ऊपर आइसलैंड, फिर दूसरे पे है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देखेंगे आपको तो यहाँ पे आयरलैंड है, और डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सर्वाधिक अशांत का देखेंगे तो सबसे जो है खराब स्थिति में कौन है आपको, तो सबसे खराब स्थिति में यहाँ पे अपना कौन है, यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान है, इसको 163 रैंक जो है यहाँ पे मिला है। फिर यमन है, इससे थोड़ा अच्छे स्थिति में सीरिया, रूस और दक्षिणी सूडान। ठीक है, अब रूस को क्यों इसमें शामिल किया गया आप लोग समझ ही सकते हैं। तो सर्वाधिक अशांत क्षेत्र कौन है, तो अफगानिस्तान है, और उससे जस्ट ऊपर यमन है। सबसे शांत कौन है, आइसलैंड और न्यूजीलैंड। ठीक है,
तो भारत की स्थिति इसमें क्या है, तो भारत की बात करें ओवरऑल तो 135वां इसको स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसमें देखेंगे तो 6 प्रमुख अंग में एक 6 प्रमुख जो अंग होते हैं उसमें एक आपको ये भी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी यानी यूएनएससी है, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ये इसीलिए बनाया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति हम लोग रखें और सुरक्षा को बनाए रखें। ये सब संगठन कब जन्मा आप सभी को पता ही है, विश्व युद्ध होने के बाद। जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद लोगों को लगता है कि ऐसे कभी कोई युद्ध कर देगा। आपको पता है कि जब दो देश लड़ते हैं तो उसका ग्लोबली पूरा इफेक्ट जो है सारे देश पे देखने को मिलता है। तो इसके लिए ऐसे ऐसे संगठन बनाए गए, उसी में यूएनएससी है। और इसका उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। सुरक्षा परिषद में देखेंगे तो 15 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें 5 क्या है अस्थाई हैं और 10 अस्थाई हैं। तो 5 तो अस्थाई हो फिक्स हैं, उनका नाम आप सभी को याद ही होगा। ठीक है, जिनके पास शक्ति होता है, वीटो पावर होता है। और वो कौन 5 है, तो पहला है चीन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस, चौथा है यूनाइटेड किंगडम और पांचवा है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पांचों क्या है अस्थाई सदस्य हैं, तो ये तो हमेशा इसमें रहेंगे ही। और 10 इसमें अस्थाई हैं। अब इसी में क्या होता है, कुछ देश शामिल होते हैं, कुछ को निकाला जाता है, कुछ फिर से इंटर करते हैं। तो 5 तो आप तो याद रखेंगे ही, ये 10 में अभी कौन है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 5 का नाम एक बार और देख लें, अस्थाई में कौन है, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए 10 अस्थाई हैं इसमें। इसमें देखेंगे आप तो अफ्रीका और एशिया देश के 5 सीट है इसमें फिक्स किया गया है। पूर्वी यूरोपीय का 1 सीट है, 2 सीट आपको यहाँ पे लैटिन अमेरिका कैरिबियाई का है, पश्चिमी यूरोप का 2 सीट है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन है अभी। नौ निर्वाचित जो इसमें 5 सदस्य हैं, इनमें इनका नाम देख लीजिए जो आपको यूएनएससी में शामिल हुए हैं। पहला है आपको जापान, फिर है आपको स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर। तो ये 5 लोग जो है नौ निर्वाचित है, नया नया जो है 9 जून 2022 को, ठीक है, 5 नए सदस्य जो है इसमें शामिल हो गए हैं। जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर। जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर नाम याद रखेंगे पांचों का, क्योंकि यही लोग नए इसमें शामिल हुए हैं। अब आपसे क्वेश्चन बनाएगा तो यही आपसे यूएनएससी में जो है कौन नया शामिल हुआ है। ठीक है, 3 जो है पांचों का नाम आप ध्यान में रखेंगे। अब ये जो है फिक्स है, चूंकि 5 इसमें अस्थाई हैं तो उनका नाम पूछने का चांस कम है। जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर। चलिए आगे देखते हैं। अब इनका कार्यकाल जो है इन लोगों का कब तक होगा, तो देखिए 2 वर्ष का कार्यकाल होगा इनका। 1 जनवरी 2023 से शुरू है, 31 दिसंबर 2024 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसमें जो है देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान देंगे तो मोजाम्बिक जो है ये संयुक्त राष्ट्र देश परिषद का सदस्य है तो चुना गया है मोजाम्बिक। स्विट्जरलैंड को सुरक्षा जो है परिषद के अस्थायी रूप से जो है पहली बार चुना गया है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड जो है इसमें चुना गया, अभी हम लोग देखे थे। यूएनएससी के 9 निर्वाचित देशों में देखें भारत, आयरलैंड हो गया, भारत, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे को स्थान लिया। ठीक है, जिनके 2 वर्षीय कार्यकाल जो है 2022 में समाप्त हो गया। तो ये देखिए भारत पहले सदस्य था भी नहीं है। अब पूछा जाएगा यूएनएससी में भारत सदस्य है कि नहीं है, तो आप देखिए भारत, आयरलैंड, केनिया और मैक्सिको और नॉर्वे का स्थान कौन कौन ले लिए, ये लोग जो ऊपर अभी हम लोग लिस्ट में देखे थे। तो उपयुक्त देश के अलावा कौन है इसमें, 5 और लोग। तो ये आपको अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबान और संयुक्त अरब अमीरात। तो टोटल 10 हो गए आपको अस्थाई। ठीक है, भारत पहले था अब इसमें नहीं है। आगे देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 2023 का रिपोर्ट जारी हो गया, 19वां संस्करण था इसका। टोटल 14 से जो है 22 विद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। अमेरिका के लगातार जो है 11 इसमें शीर्ष पर रहे हैं, 11वें शीर्ष पर है। देखेंगे क्या नाम है इसका, MIT नाम सुने होंगे आप लोग, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। मैसाचुसेट्स जो है आपको प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका का लगातार 11वें वर्ष शीर्ष पे रहा है। तो MIT जो है आपको नंबर 1 रहा है किसमें, वर्ल्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अमेरिका का MIT नंबर 1 रहा है ना, बात याद रखेंगे। आगे देखें ये रैंक है आपको टॉप 5 में, तो MIT हो गया पहला अमेरिका का, 100 स्कोर मिला है पूरा इसको। फिर कैम्ब्रिज हो गया, नाम सारा आप लोग सुने ही होंगे, यूनाइटेड किंगडम का है, 98.8 मिला है। फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय हो गया, अमेरिका का ही है। फिर ऑक्सफोर्ड हो गया यूनाइटेड किंगडम का, फिर हार्वर्ड हो गया। यही 5 लोग टॉप में हैं और आप नाम सुनने भी होंगे इनका, MIT, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड। आगे देखते हैं इसमें जो है भारत की क्या स्थिति है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे।
2023 में बात करें तो भारत के जो है कुल 41 संस्थान इसमें शामिल किए गए हैं, रैंक काफी नीचे है। देखिए तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, भारतीय जो है विज्ञान संस्थान है बेंगलोर को क्यूएसएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में समग्र रूप से जो है 155वां स्थान दिया गया है। तो आपको वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला कौन सा स्थान है? आईआईएससी बेंगलोर। कितना रैंक मिला है? 155। इसको याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। इस सूची में जो है शामिल में भारत के शीर्ष स्थान हो गया आपका। देखिए कौन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग देख ही लिए थे, कौन है आपको, भारतीय विज्ञान जो है संस्थान आईआईएससी बेंगलोर हो गया, 155वां स्थान पे है 2023 में। पहले इसका जो है 2022 में स्थिति ठीक नहीं था। इसके बाद आईआईटी बम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो ये भारत के जो है देखेंगे तो ये टॉप में है। तो नंबर 1 पे कौन हो गया भारत का? आईआईएससी बेंगलोर। ऐसे इसका रैंक कितना है? 155 है। आगे देखें, टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग, ये जो है एशिया के लिए है। ठीक है, तो एशिया के लिए देखते हैं, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये जो है 13 प्रदर्शन पे संकेतों पे जो है इसको देखा जाता है। इसमें 616 जो है शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया। जापान के सर्वाधिक इसमें 118 विश्वविद्यालय इस सूची में इसमें शामिल है। ठीक है, चीन के इसमें 97 विश्वविद्यालय शामिल है, तथा भारत के इसमें कितने शामिल है? 71। ठीक है, तो भारत तीसरे स्थान पे ओवरऑल है सूची में। फिलिस्तीन है, किसी भी विश्वविद्यालय को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, तो टॉप 1 में देखेंगे अभी हम लोग कौन सा रैंकिंग देख रहे हैं। ठीक है, एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग टाइम्स द्वारा जो जारी किया गया है, एशिया विश्वविद्यालय। और इसमें ध्यान देंगे तो सिंघुआ सिंघुआ विश्वविद्यालय जो चीन का है नंबर 1 पे है। पेकिंग जो है चीन का नंबर 2 पे है। सिंगापुर का नंबर 3 पे है, नेशनल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। हांगकांग जो है नंबर 4 पे, और सिंगापुर का ही आपको नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 5 पे है। टॉप 3 भारतीयों की बात करें यहाँ पे, तो इसमें टॉप 3 भारतीयों का नाम एक बार देख लें। ठीक है, इसमें भी आपका आईआईएससी बेंगलोर हो गया पहला। ठीक है, इसके बाद आपका JSS उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी मैसूर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, ये लो यहाँ पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ये भी बात याद रखेंगे। यूपीएससी के एग्जाम में या यूपीपीसीएस में ये पूछा जा सकता है कि आपसे पूछ दे, ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, इसमें प्रथम स्थान पे ये रहा, अब इनमें से कौन सही है, एक दो केवल एक। तो ये सब बात भी आप ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। अब डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन है, तो ये बात दूसरी बात हो गई, बट ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं और बनाया गया भी है। तो द्विवार्षिक रिपोर्ट है एक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक का, ये 2 साल में एक बार जारी होता है। और ध्यान देंगे तो ईपीआई, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी अर्थ इंस्टीट्यूट द्वारा जो सेंटर ऑफ इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की एक जो है क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। अब देखें इसमें जो बातें आपको याद रखनी है, 1 जून 2022 को जारी हुआ, 11 श्रेणियों में है, 11 कैटेगरी और 40 इसमें संकेतक रख के उसके आधार पे, बट ये बात याद रखने की जरूरत नहीं है। 180 देश इसमें शामिल किए गए। 3 इसमें बात देखा जाता है, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पारिस्थितिक तंत्र, जीवन शक्ति और जलवायु नीति। ये तीनों को ध्यान में रखते हुए आपको रैंक दिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो वर्तमान प्रवृत्ति में जारी रहने पे वर्ष 2050 में केवल 4 देश, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, सकल विश्व के 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसा इसमें अनुमान लगाया गया है, बताया गया है कि 2050 तक पूरे विश्व में 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस कौन उत्सर्जित करेगा? तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। 2050 तक 24 देश को लगभग 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होंगे, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। बाकी चलिए आगे देखते हैं जो आपको याद रखना है। इन देशों में को द डर्टीज टू जो है डजन नाम दिया गया है। अब देखिए इसमें जो है सबसे अच्छा जो है स्थिति किसका है, तो डेनमार्क। ठीक है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड, ये लोग जो है पर्यावरण को कम क्षति पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो डेनमार्क नंबर 1 पे है। सबसे खराब स्थिति में देखिए यहाँ पे किसको दिया गया है, भारत को, फिर म्यांमार और फिर वियतनाम। ठीक है, तो भारत को इसमें सबसे आखिरी रैंक पे रखा गया है। ठीक है, और डेनमार्क को जो है पहले रैंक पे रखा गया है। ठीक है, तो भारत को आखिरी और डेनमार्क को जो है पहले रैंक पे रखा गया है। तो याद रखेंगे बात, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, 180। ठीक है, खैर ये रिपोर्ट जो है जो आखिरी स्थान प्राप्त हुआ है, ये मानने के लिए जो है अगर देखा जाए
अब देखिए रिपोर्ट का कुछ पैमाना होता है, अभी हम लोग देखें 2-3 टर्म। तो ये रिपोर्ट जो है कुछ लोग इसको मान्य नहीं भी किए हैं कि भारत ही इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेवार नहीं है। खैर भारत जो है क्या है, आपको विकासशील देश है, आपको पता ही है, तभी उद्योग धंधे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो भी विकसित देश है वो इसके लिए कुछ काम नहीं किए हैं, सबसे अधिक जिम्मेवार वही लोग हैं। भारत तो अभी यहाँ पे प्रोग्रेस के स्टेज में है। खैर सबके लिए चिंता का विषय है, इस पे जो है काम करने की जरूरत है। बात याद रखेंगे, भारत सबसे आखिरी पे है 180। ठीक है, और देखेंगे तो भारत के बाद म्यांमार 179 और वियतनाम 178। डेनमार्क सबसे अच्छा है, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड। आगे देखते हैं, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021, ये जो है आपको टीटीडीआई ट्रेवल एंड टूरिज्म जो है कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स जो है जारी हुआ। और देखेंगे तो ये भी द्विवार्षिक आपको रिपोर्ट है। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक 2021 जारी किया गया। ठीक है, और इसमें ध्यान देंगे आप, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में, तो इसका शीर्षक था एक सतत और लचीले भविष्य के लिए पुनर्निर्माण। 117 देश को रखा गया, और इसमें शीर्ष 5 देश की बात करें तो जापान नंबर 1 पे है, फिर अमेरिका, फिर स्पेन और फिर रूस। तो जापान इसमें जो है टीटीडीआई इंडेक्स में नंबर 1 पे है। सबसे खराब स्थिति किसकी है, चार्ट की है। ठीक है, 117वां नंबर दिया गया है। भारत की स्थिति इसमें जो है 54वां रैंक पे भारत है। ठीक है, इससे पहले ये 46 पे था, अभी 54 पे है। आगे देखते हैं, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 1989 से प्रकाशित की जा रही है। ये वार्षिक पुस्तक ईयर बुक है, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। और इसमें ध्यान देंगे तो ये इसका 34वां संस्करण है। चूंकि देखिए प्रकाशित कब से 1989 से हो रही है, तो 34वां ही है। इस वर्ष रैंकिंग में 333 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंडों के आधार पर 63 अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, और इसमें जो है आपको देखेंगे तो 4 कारक को ध्यान में रखते हुए समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मक को मापते हुए ये 4 पैमाना आपको दिया है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, गवर्नमेंट का एफिशिएंसी है, बिजनेस एफिशिएंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सबको ध्यान में रखते हुए इसको किया गया है। इसमें देखेंगे तो 34 वर्षों के इतिहास में पहली बार डेनमार्क को जो है इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो WCR 2022 की बात करें तो डेनमार्क नंबर 1 पे है, स्विट्जरलैंड नंबर 2 पे, और आपको सिंगापुर नंबर 3 पे है। भारत का इसमें स्थिति क्या है, 37वां स्थान है भारत का। ठीक है, याद रखेंगे, भारत 37 पे है। ठीक है, तो भारत की स्थिति क्या है, 37 है। चलिए आगे देखते हैं, वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022। ये आपको वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट जो है ग्लोबली माइनॉरिटी रिपोर्ट जारी की गई है। पहली बार जारी वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट ने माना कि भारत में अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बढ़िया देश है। ठीक है, तो ये भारत जो है अल्पसंख्यक के लिए सबसे अच्छा देश है, ये रिपोर्ट का ये कहना है। ठीक है, हमारा देश सच में ऐसा ही है, यहाँ पे कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, सब जो है आसानी से बिल्कुल ईजिली रह सकते हैं। तो वैश्विक जो अल्पसंख्यक रिपोर्ट जो है पटना स्थित शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एंड एनालिसिस द्वारा जो है जारी किया गया। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट जो है बात करें, विभिन्न देशों को उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति दृष्टिकोण को समझने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। 110 देशों को इसमें जो है काउंट किया गया। ठीक है, और इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला देश को ही शामिल किया गया है। इसमें देखें तो 110 देशों की सूची में मालदीव को जनसंख्या मानदंड को पूरा न करने के बावजूद भी इसमें शामिल कर लिया गया। खैर इसमें जो है कंडीशन क्या दिया गया है, जिस देश का जनसंख्या 10 लाख होगा उसको शामिल करेंगे। और वैश्विक जो है अगर बात करें आप अल्पसंख्यक सूचकांक में, तो शीर्ष 3 देश कौन है आपको, तो नंबर 1 पे है आपका भारत। वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में नंबर 1 पे कौन है, भारत। नंबर 2 पे दक्षिणी कोरिया, नंबर 3 पे जापान है। आगे देखें, वर्ल्ड जो है गिविंग इंडेक्स 2022, ये आपको चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है जारी किया गया। ये इसका 12वां संस्करण था। 119 देश इसमें शामिल हुए। रिपोर्ट में इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। अब देखते हैं, ये आपको यहाँ पे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में देखें तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में टॉप 3 में देखें तो इंडोनेशिया नंबर 1 पे है, केनिया नंबर 2 पे और यूएसए नंबर 3 पे है। भारत का इसमें रैंक जो है कितना है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में देखें तो 57 है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अफगानिस्तान और मिस्र, इनकी रैंकिंग जो है ध्यान देंगे तो 119 और 118 और 117वीं और 116वीं है। ठीक है, तो 4 देश इसमें देखिए, 4 देश है, कंबोडिया, जापान, अफगानिस्तान और मिस्र। तो कंबोडिया का 119 है, जापान का 118 है,
अफगानिस्तान का 117 और मिस्र का 116 है। इसमें कंबोडिया की हालत जो है सबसे नीचे है, खराब है। भारत का रैंक इसमें 57 है। ठीक है, तो WGI 2022 की बात करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में सबसे नंबर 1 पे इंडोनेशिया। ठीक है, सबसे खराब स्थिति में कौन है यहाँ पे? कंबोडिया है। भारत का 54 है। सतत विकास रिपोर्ट, और इससे एक क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये मैच करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से। वर्ष 2015 में सभी संयुक्त जो है आपको राष्ट्र सदस्य द्वारा सतत विकास 2023 एजेंडा द 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंकित किया गया। इस एजेंडे में 17 जो है सतत विकास लक्ष्य, यानी टोटल जो है ओवरऑल 17 गोल इसमें रखा गया है, और इसी 17 गोल के लिए देखा जाता है और रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इसमें जो है 169 जो है उपलक्ष्य भी हैं। टोटल 17 गोल है, मेन जो है 17 टारगेट है इसका। सतत विकास रिपोर्ट जो है इन लक्ष्यों और उपलक्ष्यों के प्राप्ति की दिशा में प्रगति के प्रति वर्ष जो है वैश्विक अवलोकन प्रदान करता है कि आखिर इस 17 गोल के पाने के लिए कौन सा देश क्या किया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2022 जो है जारी कर दिया गया। ये रिपोर्ट का 7वां संस्करण था। रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? संकट से सतत विकास तक, SDG वर्ष 2030 और उससे आगे के रोड मैप के रूप में। रिपोर्ट के अंतर्गत जो है SDG सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया। और 2021 की स्थिति देखें इसमें, तो सतत विकास गोल यानी SDG के जो 17 गोल होते हैं उसको प्राप्त करने में जो है देखेंगे तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है? फिनलैंड का है। तो SDG में नंबर 1 पे फिनलैंड है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, स्वीडन नंबर 3 पे, नॉर्वे नंबर 4 पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 5 पे है। तो SDG में नंबर 1 कौन है? फिनलैंड है। SDG में नंबर 1 फिनलैंड है। सबसे अगर खराब स्थिति की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दक्षिणी सूडान। ठीक है, SDG को प्राप्त करने में सबसे खराब स्थिति में कौन है? दक्षिणी सूडान है। सबसे आखिरी में उससे ऊपर आपको मध्य अफ्रीकी, चाड, सोमालिया और सूडान। तो सबसे खराब स्थिति में है दक्षिणी सूडान, सबसे अच्छी स्थिति में कौन है? फिनलैंड। चलिए इसके बाद देखते हैं भारत का स्थिति क्या है। इसमें सतत गोल में 121वां स्थान है, याद रखेंगे। भारत है 121 पे। ओवरऑल जो है भारत को स्कोर मिला है 60.62। ठीक है, भारत को स्कोर मिला है कितना? यहाँ पे 60.62। भारत में निम्न जो है SDG प्रतिबद्धता की श्रेणी में जो है वर्गीकृत किया गया है इसको। 2020 में 117 और वर्ष जो है 2021 में 120 स्थान मिला था। अभी भारत को 121 स्थान मिला है इसमें। ठीक है, याद रखेंगे। अब इस रिपोर्ट में ये चीज़ नहीं दिया गया है जो वहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, SDG में जैसे 17 गोल होते थे। ठीक है, तो 17 गोल में जैसे वो एक्चुअली वो राज्यों को लेकर पूछा गया था SDG में। ठीक है, हो सकता है आगे कहीं रिपोर्ट में होगा वो, इस रिपोर्ट में अभी नहीं है कि जैसे कौन सा राज्य जो है कौन से गोल को प्राप्त करने में नंबर 1 राज्य रहा। डाटा आपके पास होगा तो उसको एक बार जरूर देख लेंगे, बाकी हम आगे इसको करा देंगे। देखिए, तो भारत जो है SDG के 13 जलवायु करवाई, SDG नंबर 12 संवहनीय उपभोग और उत्पाद प्राप्त कर चुका है। ठीक है, टोटल 13 गोल है। बांग्लादेश और कंबोडिया दो ऐसे देश हैं जिन्होंने 2015 के बाद SDG पे सबसे अधिक प्रगति किया है। ये सब रिपोर्ट में बता रहा है आपको। चलिए आगे देखते हैं वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट जो है प्रोग्राम, मानव बस्ती और सतत शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1976 में कनाडा के वैंकूवर में मानव बस्तियों का आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो 1978 में किया गया था। मुख्यालय इसका कहाँ है? नैरोबी, केनिया में है। विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 में देखेंगे तो यूएन हैबिटेट ने विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 में शहरों के भविष्य परिकल्पना के शीर्षक जो है इसका जारी किया। इस रिपोर्ट में जो है देखेंगे तो वर्ल्ड जो है अर्बन फोरम का 11वां जो है सत्र के दौरान ये जारी किया गया, और 26 से जो है 30 जून 2022 के मध्य पोलैंड के जो है कैटोविस नामक शहर में आयोजित किया गया। ध्यान देंगे तो रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होने के अनुमान है। आपको पता ही है गांव से शहरों में लोगों का पलायन धीरे धीरे हो रहा है, तो ये इस रिपोर्ट का अनुमान है कि शहर में जो है 675 मिलियन लोग जो है चले जाएंगे। चीन में लगभग 1 बिलियन शहरी आबादी के बाद दूसरा सर्वाधिक शहरी आबादी वाला देश होगा। ये अनुमान लगाया गया है 2035 तक। 2035 तक मध्य तक भारत के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग लगभग कितने हो जाएंगे? 43.2%। अब भारत पहले गाँव का देश कहते थे हम इसको। ठीक है, अब जो है शहर में पलायन हो रहा है, तो अनुमान है ऐसा कि 43.2% लोग जो है आपको ये शहर में रहेंगे। 2021 में वैश्विक शहरी आबादी 56% से बढ़कर आपको 2050 तक 68% होने का अनुमान है। ठीक है, तो ये जो है वैश्विक, ये
पूरे ओवरऑल विश्व की बात हो रही है, तो विश्व की शहरी आबादी 2021 में अभी 56 है और अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक 68 हो गया है, हो जाएगा। ठीक है, अब भारत का क्या है, 2035 तक 43.2, ये डाटा आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जितना भी ये सूचकांक वगैरह आपका था और पुरस्कार वगैरह सारा हम लोग फिनिश कर लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपको हम करा देंगे। आप वीडियो लेक्चर को जो है मैं इनिशियल में ही बता दिया 1.25 या 1.5 करके इसको देखें, आपका टाइम भी थोड़ा सा बचेगा। और एक बार एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले 1-2 दिन पहले केवल और केवल आप करंट अफेयर के लिए छोड़ दें, क्योंकि 35 क्वेश्चन मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 के लिए, यहीं से आने वाले हैं। तो इसको 1-2 दिन में रिवीजन कर लें, बाकी अपना सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहें, टेस्ट वगैरह देते रहें। ठीक है, कोई आपका फीडबैक कमेंट होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जहाँ तक कि टेस्ट सीरीज की बात है, ठीक है, टेस्ट सीरीज का पीडीएफ वगैरह का, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके जो है ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लें। ये सारा जो भी आपको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है उसका पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। और जहाँ तक कि टेस्ट की बात है तो मैं टेस्ट का वहाँ पे पीडीएफ आपके लिए अपलोड कर दूंगा। जो भी टेस्ट बचे हुए हैं, कोई चाहे बच्चा तो अपना अटेम्प्ट जो है दे सकता है। जैसे DIS में बहुत सारे टेस्ट अपडेट हो चुके हैं, तो मैं उसका वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग चाहें तो जाके इंडिविजुअली उसको दे सकते हैं। बाकी लेक्चर को जो है अधिक से अधिक बच्चे में शेयर करें और अपने तैयारी को जो है आप लोग कंटिन्यू रखें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ उस पर बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।